Hello friends, welcome to the exam mantra. Today your next class for the physics. Dear friends, मैं आपको जो फिजिक्स की क्लास कंडक्ट करवा रहा हूँ उसमें मैंने कल फर्स्ट क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट और उनकी डायमेंशन किस तरीके से लिखना है वो मैंने स्टार्ट किया था। फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। डेराइव्ड यूनिट्स में मैंने आपको एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी इन सब का यूनिट और डायमेंशन डिस्कस कर दिया था। आज मैं नेक्स्ट जो आपका डेराइव्ड यूनिट्स हैं, ध्यान रखिएगा ये आपकी केवल डेराइव्ड यूनिट्स हैं। जिसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं, सबसे पहला इसमें आज मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। वेलोसिटी और स्पीड, आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा, स्पीड जो है ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमको पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, अगर आपको ये देखना है कि सर ये आप जो बोल रहे हैं स्पीड और इसमें डिफरेंस क्या है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका भी यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर मीटर मीन्स एल और सेकेंड मीन्स टी, तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कि सर इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी की पावर -1। 2 मिनट के लिए जरा हम स्पीड के बाद अब वेलोसिटी को चेक करते हैं कि सर ये फिर क्या है। तो वेलोसिटी आपको मैं बता रहा हूं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, क्लास 7 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या यूं कहते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि ये मान लीजिए एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, आप ए से बी तक ट्रेवल किए और बी से जाने के बाद अगेन कहां पे रिटर्न आ गए? सी पे। तो आपने डिस्टेंस से मान लीजिए ये यहां से यहां तक 10 थी और ये 5 थी, तो डिस्टेंस 5 ये गए, 10 ये गए, 5 ये गए 15 और फिर 5 रिटर्न आए, क्या हो गया? 20। तो डिस्टेंस AC कितनी हो गई? 20। डिस्टेंस के लिए ध्यान रखना, डिस्टेंस के लिए AC कितना होगा? 20, क्योंकि आप यूं जाओगे फिर यहां तक रिटर्न आओगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट में AC क्या होगा, उस समय वेक्टर लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। भले आप यहां से यहां तक गए और फिर यहां आए, तो फाइनल पॉइंट आपका ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही डिफरेंस है। बाकी आप जो इसमें जो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की जब बात करेंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन में दोनों का यूनिट और डायमेंशन एक ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी वही होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, तो इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी एल की पावर -1। इसके बाद हम देखो बेटा नेक्स्ट में चलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं और हम इसी में रिटार्डेशन भी ले रहे हैं। आप लोग समझते चलिएगा, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन हमको पता है सर, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर थी और स्पीड कैसी है? स्केलर। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप लिखते थे a = dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो
तो इसकी यदि आप यूनिट लिखेंगे तो वेलोसिटी की आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होती है और dt की भी सेकंड हो जाएगी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर डायमेंशन की बात एग्जाम में आएगी तो मीटर मीन्स L और t की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे होगा t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी। ये बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप देखो जरा एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में बेटा अंतर ये होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये नेगेटिव वैल्यू होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक्सीलरेशन में A से ट्रेवल किया और B पे गए, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v1 थी और v2 थी, B में जब पहुंच गए तो यहाँ जब हम ये देखेंगे कि v1 और v2 में इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि dv करोगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि v2 कैसा है ज्यादा, v2 v1, तो ये जब पॉजिटिव होगा तो उसे क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन, और जब यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो उसे लोग क्या बोल देते हैं रिटार्डेशन। उस केस में ये होगा कि आप ट्रेवल ऐसे ही कर रहे होंगे, यहाँ A से B तक ट्रेवल कर रहे होंगे, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगी, लेकिन यहाँ पे आपका v2 इज लेस देन यदि v1 हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, फिर वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। और कोई डिफरेंस नहीं है, जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखो बेटा आप चलते हैं आगे, तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं फोर्स की ओर। अब देखो फोर्स कैसा हमारा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हमको पता है कि सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है ma। ठीक, इसके बाद यहाँ हम कहेंगे अगर m का तो यहाँ हमारा यूनिट हो जाएगा kg और एक्सीलरेशन क्या क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि सर फोर्स का यूनिट हमारा हो गया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो kg की डायमेंशन क्या लिखेंगे m, मीटर की डायमेंशन क्या लिखेंगे l, नीचे सेकेंड स्क्वायर है सेकेंड की क्या लिखेंगे t स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ml t की पावर -2। ठीक, अब देखो फोर्स में एक और चीज होती है, यदि आप वेट कहोगे तो वेट की भी बेटा डायमेंशन और यूनिट एक ही होती है, क्योंकि हमको पता है W इक्वल टू क्या होता है mg, और g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में मींस जब कोई बॉडी फ्री फॉर्म में छोड़ दी जाती है एनवायरनमेंट में तो वो जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से नीचे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एग्जाम में कोई भी है, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और चाहे एक्सीलरेशन है और चाहे रिटार्डेशन है, यूनिट और डायमेंशन सबके सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम देखो आगे नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ से फोर्स आपका यहाँ से हो गया है, वेट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से वर्क की ओर। यहाँ से देखना वर्क कहें और एनर्जी कहें, इन सब के यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे सेम होंगे। ठीक, एक चीज में और देख लो, फोर्स में यदि आप देखना चाहें कि ये जो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये कैसा है SI मात्रक है, SI यूनिट है। ठीक, ये इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो क्या हो सकता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इस पूरे की जगह इसमें एक यूनिट और लिखी जाती है क्या न्यूटन। kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह लिखा जाता है न्यूटन। ठीक, ये SI है, ये आपका SI मात्रक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसी का सीजीएस बताओ तो सीजीएस बेटा इसका यूनिट होता है डाइन। ध्यान रखना ये आपका सीजीएस यूनिट है, सीजीएस का SI यूनिट है क्या डाइन। आप लोग पढ़े भी होंगे कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 क्या होता था डाइन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, इसको आप याद में रखिएगा। चलते हैं वर्क और एनर्जी की ओर। देखो भाई वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स में इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स में हमको पता है कि सर इसकी यूनिट तो हमको पता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, तो वर्क की एक यूनिट तो ये भी हो गई न्यूटन इनटू मीटर, या इसको और SI फॉर्म में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता था जूल। ठीक, अब हमको इसकी डायमेंशन निकालनी है
तो डायमेंशन यदि आपको फोर्स की यूनिट यहाँ से पता है डायमेंशन तो डायरेक्ट रख देना, और यदि ना पता हो यहाँ से आपका, यदि आपको यहाँ से ये चीज ना पता हो तो फिर आप kg इंटू मीटर पर सेकंड इसका लिख दो। कह सकते हो ना कि सर हमको नहीं याद आ रहा है, तो न्यूटन में क्या लिखा जाता है kg, इंटू में क्या लिखेंगे मीटर, अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और मीटर का मीटर रहेगा ही। तो इसकी यूनिट एक ये भी बुकों में कहीं कहीं लिखी रहती है kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यदि इसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन के लिए kg मीन्स हमको पता है सर m होता है, और m मीन्स मीटर, और मीटर का मतलब क्या होता है l स्क्वायर। नीचे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया t स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा m l स्क्वायर, और t की पावर क्या हो जाएगी ये -2। तो ये इस तरीके से डायमेंशन चलती है, वर्क की कहो या एनर्जी की कहो। अब तुम कहोगे सर एनर्जी की फिर यही कैसे हो गई, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपको कोई भी एनर्जी का फार्मूला याद आ जाए एग्जाम में, चाहे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको लर्न हो रहा है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद हो रहा है, सबका यूनिट और डायमेंशन एक ही होता है। किसी का भी एक फार्मूला रख दीजिए। तुम बोले, मान लीजिए बहुत लोग बोले कि सर हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रहता है, वो क्या होता था 1/2 mv²। अब देखो 1/2 का कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। m का हमको पता है कि सर मास है तो kg हो जाएगा, और वेलोसिटी का हमको पता है ये क्या होता है मीटर अपॉन सेकेंड, और इसका स्क्वायर है जो स्क्वायर कर दो। इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो वही यूनिट आ गई kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से जूल। लेकिन जूल कैसा मात्रक है, ध्यान रखना, जूल जो आपका ये मात्रक है ये MKS का कैसा मात्रक है, SI मात्रक है। और यदि CGS मात्रक पूछा जाए तो CGS मात्रक आप कह सकते हो कि अगर CGS पूछा जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे अर्ग। अर्ग की जगह और एक चीज लिख सकते हो, ध्यान देना इस चीज को, अर्ग की जगह ये भी लिख सकते हो kg की जगह आप लोग क्या लिख दो ग्राम, मीटर की जगह क्या लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो ये सब कैसे मात्रक हैं, ये CGS मात्रक है। आपने पढ़ा भी होगा कि सर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ क्या होता था अर्ग। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, और इधर 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको आप अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे कि सर ये क्या होता है। अब देखो एक इसमें वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ध्यान रखना एनर्जी कोई भी एग्जाम में आ जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, सारी यूनिट एनर्जी का यूनिट हमारा एक ही होगा। अब देखो हम चलते हैं यहाँ पे, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर के पास चलते हैं। हमें पता है सर जो शक्ति होती है पावर वो क्या होती है W/T। देखना जरा बहुत सिंपल है, W/T कहते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो W का यूनिट हमको पता है जूल, और समय का यूनिट बेटा क्या होता है सेकंड। इसका मतलब जब इसको हम कहेंगे तो कहेंगे सर ये तो आपका हो जाएगा जूल/सेकंड या जूल पर सेकंड। ये भी लिखा रहता है ना बुकों में कि जूल पर सेकंड, ठीक। अब इसको जब आप यहाँ से जूल पर सेकंड को क्या करेंगे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते थे वाट। इसी को तो कहते थे वाट, ठीक। और वाट, अब अगर आपको बोले सर इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे तो निकाल दो भाई, जूल मींस वर्क, और वर्क के लिए आप निकाल चुके हैं mL²T⁻²। तो यहाँ से आप कर देना mL²T⁻², और नीचे समय है तो T हो जाएगा। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL²T⁻3। ये आपकी किसकी हो जाएगी पावर की। पावर की बेटा एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP होती है, ध्यान रखना। इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी और भी यूनिट होती है, तो हाँ लिख सकते हैं कि सर वाट लिखो और हॉर्स पावर लिखो। और ये भी अब आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है 746 वाट होता है।
लेकिन ध्यान ये रखिएगा जो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है ये मीट्रिक में होता है, ठीक। अगर आप इसमें ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे इसको, वैसे ब्रिटिश का है, सॉरी, ये 746 आपका ब्रिटिश का है, और जब मीट्रिक में देखेंगे तो 735.5 वाट होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये आपका किसमें है, ब्रिटिश में। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया तो बुकों में दोनों मिलेगा, 1 HP इक्वल टू मिलेगा 735.5 वाट, लेकिन ये कैसे सिस्टम में हो जाएगा, मीट्रिक सिस्टम में, और ये किस सिस्टम में होता है, ब्रिटिश सिस्टम में। बोला नहीं, यदि एग्जाम में कुछ भी ना पूछे, ये पूछे कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, देन योर आंसर विल बी 746। यदि आंसर ये आता है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट आता है तो आप बोलेंगे सर इस 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। यदि पूछता है कि एक ब्रिटिश सिस्टम में बताओ और मीट्रिक सिस्टम में बताओ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रिटिश में 746 होते हैं और मीट्रिक में 735.5 होते हैं, या 736 भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचते हैं पावर पे। अब देखो अब इसकी नेक्स्ट में आगे देखते हैं, आगे हमारी कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन और यूनिट हैं जो हमको आगे हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। इसमें आपकी जो आगे डायमेंशन में दे रहा हूं उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन को भी आप लोग पढ़िएगा। देखो भाई पावर हो गया, अब पावर के आगे हम लोग चलते हैं, एक यूनिट आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर किसी को कंफ्यूजन है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हों, उनको मैं बता दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी में जो होता है आवृत्ति, ठीक। हमें पता है कि जो टाइम का जस्ट अपोजिट होता है, n इज इक्वल टू क्या होता था 1/t, लिखते ना, आवृत्ति इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड आवर्तकाल। तो इसका यदि मात्रा की बात करोगे तो आप मात्रा किसका तो समझ ही गए होंगे कि 1 क्या हो जाएगा सेकंड, तो 1 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, मात्रा किसका हो गया, सेकंड इनवर्स। और यदि डायमेंशन बोलोगे तो कह सकते हो सर t की पावर -1 होती है, इस चीज को आप ध्यान रखते हो। अब फ्रीक्वेंसी के बाद देखो जरा, इसमें एक यूनिट इसकी और फेमस है, यहां से सेकंड इनवर्स, और क्या लिख सकते हो, हर्ट्ज लिखा जाता था ना बुक में कि हर्ट्ज इसी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि आगे सर हमको कौन कौन सी डायमेंशन पढ़नी है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर। अब प्रेशर में हमको पता है सर, प्रेशर को तो हिंदी में हम लोग क्या कहते थे, दाब। अब यहाँ P इक्वल टू क्या होता था, F/A, ठीक। P इक्वल टू F/A, तो P का मतलब फोर्स मींस न्यूटन, और ये होता है पर मीटर स्क्वायर। यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसका मतलब सर इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, बोले हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, कभी कभी बुकों में लिखा भी जाता है। देखो कि इसमें क्या करेगा, ऊपर न्यूटन का मीटर का मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे मीटर कर देगा। तो कई जगह प्रेशर लिखा रहता है न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब, तो इस तरीके से बदलेगा। ये डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन इसकी क्या होती थी, ml न्यूटन की होती थी, t की पावर -2, और नीचे हम लोग क्या करेंगे l स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ml इनवर्स t की पावर -2, ये हो जाएगा मेरा प्रेशर। अब देखो प्रेशर के बाद हम जब नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें एक आता है स्ट्रेस। अब देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे शियर स्ट्रेस हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन एक ही होगा। और इसके अलावा इसमें यंग मॉडुलस यदि एग्जाम में आ जाए तो इसका भी यूनिट वही होता है, या फिर आ जाए आपका बल्क मॉडुलस, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए बल्क मॉडुलस, इसकी यूनिट पूछेगा, या फिर हो सकता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछे, ऑब्लिक में आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी मैं बता रहा हूँ ये चीजें हैं क्या,
इन सब की यूनिट और डायमेंशन एक ही होता है, क्योंकि हमको तो पता है कि सर स्ट्रेस यदि हमारी कोई भी यहाँ होगी तो स्ट्रेस हमें पता है नॉर्मल स्ट्रेस होगी तो सिग्मा होगी। ये क्या होती थी, फोर्स अपॉन एरिया। अब तुम कहोगे सर प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है। हाँ बिल्कुल, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो एरिया होता है जब इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी को आपने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, इसको खींचना स्टार्ट किया, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये मिलके बनी है वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करेगा, जब आप इसको इस सेक्शन में लगाओगे बाहर की तरफ तो वो कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ, आपके फोर्स को अपोज करेंगे। तो वो जो अपोजिंग फोर्स है वही यहाँ लिया जाता है। अपॉन में हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका एरिया। तो जब कभी एरिया यहाँ लगाते थे तो क्या लगाते हैं, π/4 d², क्या लगाते हैं, πr²। ठीक, और यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे आपने इस प्रेशर को यहाँ अप्लाई किया तो जो जिस एरिया को टच किया वो वाला लिया जाता है, मींस टचिंग एरिया लिया जाता है। और अप्लाइड फोर्स जितना मैंने लगाया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, प्रेशर, और इधर इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्ट्रेस। फिर समझ लो, अप्लाइड फोर्स अपॉन सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्ट्रेस ना तो वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है, ये एक हमारी कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्ट्रेस ना तो हमारी वेक्टर है और ना ही स्केलर है, ये हमारी एक क्वांटिटी होती है टेंसर। और जबकि प्रेशर हमारा कैसा होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ये मैं जानता हूँ यहाँ से कि सर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमारी टेंसर होती है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी स्ट्रेस नहीं होती है। चलो यूनिट की बात करोगे तो यूनिट तो सिंपल सा है, वही होगा जो सर वहाँ था, न्यूटन अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर²। और इसको बहुत जगह, एक जगह और फेमस है, इसका बहुत मात्रा लिखा जाता है पास्कल, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो बाकी डायमेंशन वगैरह आपको लिखना है तो सब वही हो जाएगा, या T की पावर क्या आ जाएगा, -2। अब देखो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अब स्ट्रेस की तो कहानी खत्म। यंग मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। वो मैं भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, ये इस चीज को मैं भी यहाँ पे समझ रहा हूँ। इसमें देखो बेटा यहाँ क्या चीज, यंग मॉडुलस, सीवर्ड मॉडुलस, शियर मॉडुलस, हालांकि इनकी यूनिट तो यही है सर, पास्कल लिखो या न्यूटन अपॉन मीटर²। मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि यंग मॉडुलस है क्या। एक साइंटिस्ट थे बेटा, हुक्स, ठीक, तो हुक्स ने क्या बताया था, हुक कहते थे कि स्ट्रेस दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होती है, जब बॉडी, मान लीजिए आपकी इस तरीके से बॉडी है और आपने इधर तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो फोर्स, चाहे टेंशन लगाया या कंप्रेशन लगाया, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, खींचने लगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कौन सी होगी, सिग्मा। और इसके बाद यदि आपकी बॉडी मान लीजिए ये है और एक दूसरी बॉडी यहाँ रखी है, ये मान लीजिए फिक्स है, और एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रबिंग कर रही है, रबिंग मीन्स शियरिंग कर रही है, शियरिंग मीन्स खसकना। तो एक दूसरे की जब खसकती है तो इनकी सरफेस में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे कहा जाता है टाउ, जिसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस। और इसका नाम क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, इसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस, को कहा जाता है शियर स्ट्रेस।
दोनों हमारी टेंसर क्वांटिटी है। यदि अब मैं यहाँ पे ये करूँ कि सर फिर ये यंग मॉडुलस क्या है, तो हुक साहब ये कहते थे, हुक साहब कहते थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस बॉडी को खींचने में जितनी लेंथ में परिवर्तन होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो कहा जाता है स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये कहते थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। अगर इस फार्मूले को तुमने यहाँ अप्लाई कर दिया तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन के, इसे कहा जाता है नॉर्मल स्ट्रेंथ, इसे कहा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। यदि इस फार्मूले को तुमने यहाँ अप्लाई कर दिया तो बोला जाएगा शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। ठीक, अब तुम कहोगे सर शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, तो शियर स्ट्रेंथ होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एंगल में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से ब्लॉक को यहाँ फिक्स कर दीजिएगा और यहाँ से फोर्स लगा दो, तो बोलोगे सर ये वाली साइड कुछ यहाँ आएगी दब के और ये वाली साइड कुछ यहाँ आएगी, तो ये वाला जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ इसी को कहा जाता है शियर स्ट्रेंथ। तो ये जब मैं देखूंगा यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी में इसका जो साइन आएगा, इसका जो भी मतलब हमारा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को बहुत दूर वाले जी कहते हैं और इनटू में फाई आपका लिखा रहेगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन फाई। और जी का नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस जी का नाम ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब बोलोगे सर यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस यहाँ पे हुक लॉ लगा दिया तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल ई आता है, एप्सिलॉन आता है, तो कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसी ई को यहाँ से क्या कहा जाता है यंग मॉडुलस। इसको यंग मॉडुलस कहो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। जब नॉर्मल स्ट्रेस होगी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जब शियर स्ट्रेस होगी तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इस तरीके से ये दोनों सिंबल हैं। अब देखो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर नीचे क्या स्ट्रेन है और स्ट्रेन हमारी डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये वाली स्ट्रेन लोगों जो एंगल है एंगल की भी डायमेंशन नहीं होती है, मैंने कल बताया था आपको। बचा आपका बल्क मॉडुलस। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट होता है। वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट में जो आता है, जैसे आपको मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो इसको देख लो। जैसे आपकी ये बॉडी है, ठीक, इस तरीके से 3D बॉडी है और आपने क्या किया यहाँ आइडेंटिकल फोर्स तीनों डायरेक्शन में लगा दिया, इसको ऐसे खींच दिया। 3D बॉडी है, ध्यान रखना 3D बॉडी होनी चाहिए। 3D बॉडी को यदि आप एक्सटेंड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, तो वॉल्यूम में यदि चेंजेस होंगे तो लिखा जाता है यही आइडेंटिकल प्रेशर जो आपका था, या आइडेंटिकल आप फोर्स कह सकते हो, यहाँ आइडेंटिकल प्रेशर लिखो तो बेस्ट रहेगा आपका। आइडेंटिकल प्रेशर मींस तीनों डायरेक्शन में पी रहता है, तो आइडेंटिकल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपका जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था तो यहाँ k आता था इनटू ईवी, और इसी k को कहा जाता है बल्क मॉडुलस। तो मैंने अभी इंट्रो दिया इसका केवल हल्का सा, क्योंकि मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा शियर स्ट्रेस का, तो वहाँ आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल्स, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके फार्मूले आपको ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।